नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है भारतीय संघवाद के बारे में है। साथ ही परिसीमन को लेकर भी कुछ चर्चाएं चल रही है कि किस प्रकार से जो छोटे राज्य है उन पर एक प्रभाव पड़ेगा, उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा इस परिसीमन का, जो 2026 में होने वाला है। उस बारे में हम बात करेंगे। संघवाद के मॉडल के बारे में हम बात करेंगे। यूएस में क्या मॉडल है, हम उस बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो हमारा आज का दूसरा आर्टिकल है, ये यूएपीए कानून के संबंध में जो लोगों को सफर करना पड़ता है, यहाँ पर बहुत सारे निर्दोष लोगों को भी इस लॉ के अंदर बुक कर दिया जाता है और उन्हें कारावास की सजा झेलनी पड़ती है बिना किसी गलती के भी। तो उस बारे में बात करेंगे कि क्या हम किस रूप से इनको यहाँ पर इस चीज़ को कम कर सकते हैं और क्या हम किसी वे में उन्हें कंपनसेट कर सकते हैं क्या, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो आज का एमसीक्यू देखते हुए यह है कि बीएन श्री कृष्णा कमेटी निम्न में से किससे संबंधित है। आपको ऑप्शन ए है स्टबल बर्नी, ऑप्शन बी है आईटी लॉज, ऑप्शन सी है डेटा प्रोटेक्शन लॉज या ऑप्शन डी मॉब लिंचिंग। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। यूएपीए में 2019 में कुछ संशोधन लाए गए, उन पर आपको चर्चा करनी है कि ये क्या संशोधन थे और इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो टीएनए होता है, इस वीडियो की पीडीएफ अगर आप चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। क्यूआर कोड आपको दिया हुआ है स्क्रीन पर, डिस्क्रिप्शन में भी जानकारी है। आप चाहे तो इसे स्कैन करके या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे बड़ी ही दिलचस्प जानकारियाँ शेयर होती है। तो चलिए हमारा जो पहला आर्टिकल है ये है 2026 में होने वाले डिलिमिटेशन परिसीमन के बारे में। तो परिसीमन होगा ये लोकसभा में। लोकसभा में जिस तरीके की आज हम देखते हैं कि 543 सीट से हर स्टेट की यहाँ पर सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटी हुई है, तो ये अपने आप में इनके नंबर्स में बदलाव आ सकता है। किस राज्य से कितनी लोकसभा सीट्स होंगी उसमें बदलाव आ सकता है। बहुत ही ड्रास्टिक बदलाव की बात करी, एक सिस्मिक शिफ्ट की बात करी है। यहाँ पर जो सिस्मिक शिफ्ट है ये टूवर्ड होगा इंडिया के जो गरीब और जो जनसंख्या बहुल राज्य है उनके टूवर्ड। तो यहाँ पर जो जनसंख्या बहुल और गरीब राज्य है वहाँ पर लोकसभा सीट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, ऐसा अंदाज़ा लगाया गया है। क्योंकि जिस प्रकार से हमने 2011 की सेंसस देखी, 2021 की सेंसस तो ना भी बची हुई है, लेकिन उसमें जहाँ पे नंबर है वो कहीं ज़्यादा ही आएंगे जो अभी मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट से इंडिया के उनके द्वारा। तो यहाँ पर इस तरीके से परिसीमन होगा तो इसका प्रभाव छोटे राज्यों पे पड़ेगा। आप ये एक उदाहरण के लिए अगर हम ले तो अगर हम उत्तर प्रदेश जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य हमारे देश का, वहाँ पे अभी 80 सीट्स जो है वो लोकसभा की है। परिसीमन के बाद में ये काफ़ी गुना बढ़ सकता है। वही अगर हम साउथ के स्टेट्स यहाँ पर देखें तो साउथ के स्टेट्स में पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, तो इनकी जितनी सीट्स हुआ करती थी लोकसभा की वो उतनी ही बरकरार रहेंगी, या उसमें अगर टोटल नंबर ऑफ बढ़ते हैं तो ये उतनी बरकरार रहेंगी, या इसमें इंक्रीज भी होगा तो बहुत ही कम इंक्रीज होगा। लेकिन वही जो जनसंख्या बहुल राज्य है यहाँ पर काफ़ी सीट ज़्यादा बढ़ने की आशंका है। अब इससे प्रभाव ये पड़ेगा कि हमारी राजनीति में पॉलिटिकल जो पावर है ये उन राज्यों के पास में ज़्यादा चली जाएंगी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है। तो इसका प्रभाव जो है हमारी राजनीति पे बहुत बड़ा पड़ने वाला है। तो चलिए हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, हमारे जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है और जो हमारे संघवाद के सिद्धांत है उनके बारे में बात करते हैं। हमारा देश जो है ये देश हमारा यूनियन ऑफ इंडिया हम इसे कहते हैं। आर्टिकल 1 में बताया गया है इंडिया इज यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब जहाँ पे बहुत सारे राज्य साथ में आए और एक यूनियन इन्होंने बनाया। लेकिन वही अगर हम यूएस से देखें तो जहाँ पर ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हम कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका हम कहते हैं। तो यहाँ पर संघवाद जो बात करते हैं, संघ है ये राज्यों का। संघवाद की अगर हम बात करें तो यूएस में ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे ऑटोनॉमी जो स्वतंत्रता है वो राज्यों की कई ज़्यादा है भारत के तुलनात्मक वे में। वहाँ पर अगर यूएस में देखें तो हमको स्टेट सिटीजनशिप भी देखने को मिलती है, ड्यूअल सिटीजनशिप है वहाँ पे, मतलब यूएस की तो सिटीजनशिप है उसके साथ में राज्यों की भी सिटीजनशिप नागरिकता
होती है। वही भारत में केवल हम देखते हैं कि एक ही नागरिकता है। तो भारत अपने आप में अगर हम कहें तो ये एक क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर को बिलोंग करता है। हम आगे चर्चा करेंगे इस और। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि बिग वर्सेस स्मॉल स्टेट्स की बात इस आर्टिकल में की गई है। तो यहाँ पर जो बड़े स्टेट्स है, जनसंख्या बहुल राज्य है, इनके पास में एक डोमिनेटेड पोजीशन आ जाएंगी, और वही जो स्मॉलर राज्य है इनके पास में इनकी जो एक बार्गेनिंग पावर रहेंगी हर एक डिस्कोर्स में, हर एक चर्चा में। जैसे राष्ट्रीय स्तर का कोई कानून आता है या कोई विषय आता है तो उसमें जिस लोकतंत्र है तो जिसकी संख्या उसका यहाँ पर बल रहता है। तो यहाँ पर बड़े राज्यों का बल यहाँ पर और बढ़ेगा, वही छोटे राज्यों की तरफ यहाँ पर बुरा प्रभाव इसका बढ़ सकता है, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं आवाज जो है वो अपने आप में तुलनात्मक रूप से कम हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं, हम यूएस का मॉडल देख लेते हैं कि यूएस में क्या किया गया है कि जो छोटे राज्य है, स्मॉल स्टेट्स है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले नेशनल पावर जो है, जो राष्ट्रीय स्तर की पावर है, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सीमित है। राज्यों को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता है। उसके अलावा ये हमारे जैसे देश में देखते हैं हम, राज्यसभा है और लोकसभा है, तो 2 सदन होते हैं। वैसे ही यूएस में भी 2 सदन है। तो जो अपर हाउस होता है यूएस का, जो राज्यसभा जिस तरीके से हमारे यहाँ है, वहां पे वैसे सीनेट रहता है। तो सीनेट में क्या किया गया है कि जितने राज्य है, हर राज्य को केवल 2 ही सीट्स, फिर उनका आकार कुछ भी हो, उनकी जनसंख्या कुछ भी हो, जिसके कारण जो छोटे राज्य है इनका इंटरेस्ट अपने आप में काफी सुरक्षित रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट्स आर इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल वोट्स मस्ट विन स्टेट्स रादर देन टोटल नेशनल पॉपुलेशन। तो यहाँ पर इलेक्टोरल वोट्स, इनडायरेक्ट इलेक्शन हमें प्रेसिडेंट के देखने को मिलते हैं। मतलब इलेक्ट्रोल जो आपके इलेक्ट्रोल कॉलेज पे बनाया जाता है, इलेक्ट्रोल वोट्स होते हैं, और जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं स्टेट्स के, वो फिर वापस वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। तो इस तरीके से डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पर नहीं होता, और राज्यों की भूमिका यहाँ पर बढ़ जाती है, क्योंकि हर एक राज्य से एक डेफिनाइट नंबर ऑफ यहाँ पर इलेक्ट्रोल वोटर्स रहते हैं। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि स्टेट्स का एक रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमेशा से वहां पर एक स्वतंत्रता दी ही गई है। भारतीय संघवाद की बात करते हैं, इंडियन फेडरलिज्म की बात करते हैं, तो हमारा देश क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश का। मतलब यहाँ पर संघवाद अपने आप में है, लेकिन पूर्ण रूप से संघवाद हम नहीं देख सकते। मतलब यहाँ पर जो केंद्र है उसकी शक्तियां जो है वो ज्यादा है। तो ये इसलिए लाया गया था, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे, जो हमारे संविधान निर्माता थे कि जो यूनियन ऑफ इंडिया है ये अपने आप में अलग ना हो पाए, इसलिए यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की शक्तियां ज्यादा दी गई। लेकिन यहाँ पर ये हमें बार बार देखने को मिलता है कि जो संघवाद की प्रिंसिपल है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लैशेस देखने को मिलते हैं। हमें स्टेट्स के बीच में क्लैशेस देखने को मिलते हैं, यूनियन और स्टेट के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में यहाँ पर क्लैश देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंसेस हमें उनके बीच में देखने को मिलते हैं। फिर वो भाषा के आधार पे हो सकता है, धार्मिक आधार पे हो सकता है, या सांस्कृतिक आधार पे हो सकता है। और इन सारी चीज़ों का प्रभाव जो है एक सोसाइटियल लेवल पे, सामाजिक स्तर पे हमारे देश में पड़ता है। उसके अलावा नीड फॉर न्यू बैलेंसेस, न्यू बैलेंस क्रिएट करने की बात की गई है। तो पावर ऑफ स्टेट इन द लिस्ट अल्टरिंग बाउंड्रीज मस्ट बी इंक्रीज। तो यहाँ पर पावर ऑफ स्टेट्स, जो स्टेट्स की पावर है उन्हें बढ़ाने की बात की गई है। जैसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें सिक्योर की गई है कि जो स्मॉल स्टेट है रहे वो उनका इंटरेस्ट बरकरार रहे, वो सुरक्षित रहे। उस तरीके से हम हमारे यहाँ पर भी ये चीज़ें कर सकते हैं। उसके अलावा लिस्ट जो है, यूनियन लिस्ट, जो राज्य सूची, केंद्र सूची और संवर्ती सूची, इसमें भी हम थोड़े बदलाव ला सकते हैं, जिनके कारण जो स्टेट से राज्य है उनकी पावर जो है, उनकी शक्तियाँ जो है वो बरकरार रहे, और उनका इंपॉर्टेंस, उनका महत्व जो है वो अपने आप में कम ना हो। उसके अलावा राज्यसभा की अगर हम बात करें तो परिसीमन होगा लोकसभा के लिए, जनसंख्या के आधार पर जो परिसीमन होगा ये लोकसभा में होगा, लेकिन राज्यसभा में ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। राज्यसभा में जो नंबर बरकरार है वो नंबर बरकरार रहेगा, क्योंकि राज्यसभा का जैसे नाम से ही हमें समझ में आता है ये राज्यों के रिप्रेजेंटेशन के लिए रहते हैं, जो राज्य है उनके प्रतिनिधित्व के लिए
रहते। तो यहाँ पर जो राज्यसभा का रोल है, जो महत्व है, उसे और एक्सपांड करने की और बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फाइनेंशियल रीडिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट मस्ट रिक्वायर कंसेंट ऑफ मोस्ट स्टेट्स। तो जब भी हम यहाँ पर देखते हैं कि संवैधानिक बदलाव करना होता है या फाइनेंशियल रीडिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, जैसे हमने जीएसटी लाया, तो यहाँ पर एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है कि पहले सदन में पास होने के बाद में राज्यों की भी सहमति इसमें लेनी जरूरी होती है। तो इसमें हम और राज्यों की पावर बढ़ा सकते हैं कि यहाँ पर आप 2/3 राज्यों की पावर बढ़ा सकते हो। अभी अगर हम देखें तो आधे राज्यों से ज़्यादा राज्यों की सहमति लेनी होती है, लेकिन हम इसकी हम जो प्रपोर्शन है वो बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा महत्वपूर्ण बात एक और है कि जो बड़े स्टेट्स है उनको ब्रेक करने की आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम ले, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नमेंट थी, इंडिया वन गवर्नमेंट में, उसमें मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ को निकाला गया, बिहार से अलग झारखंड को निकाला गया, उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड को निकाला गया, जिससे ये राज्यों के, इन तीनों राज्यों में कहीं ना कहीं विकास देखने को मिला है, क्योंकि इनके और ध्यान एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से नहीं हो पाता था। तो जरूरी है कि बिग स्टेट्स को हम डिवाइड करें। जैसे उत्तर प्रदेश है, उसके लिए भी प्रपोजल आ चुका था कि इसे 4 अलग अलग राज्य बनाए जाए, जिससे जो पिछड़े एरिया है, जो पिछड़े एरियाज हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। तो चलिए देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या बदलाव रहेंगे अपने आप में, क्या छोटे राज्य जो है उनका इंटरेस्ट बरकरार रहता है कि नहीं रहता है, वो आगे आने वाले समय में हम जरूर जानेंगे। चलिए दूसरा आर्टिकल जो है ये यूएपीए के जो विक्टिम्स हैं उनके बारे में है। यूएपीए के विक्टिम्स के क्या मतलब है? ऐसे लोग जिनको यूएपीए कानून के अंतर्गत अरेस्ट किया गया, कारावास में डाला गया, लेकिन समय के साथ में ये पता चला कि वो निर्दोष है और उन्हें कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया। इसी तरह 127 इंडियन मुस्लिम्स जो है, इन्हें मार्च 2021 में चार्ज किया गया था और इन पर यूएपीए की धाराएं लगाई गई थी और करीब करीब 9 से 15 महीने ये जेल में रहे। अब यहाँ पर आगे चल के कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया और कह दिया कि साक्ष्यों की कमी के कारण हम इन्हें बरी कर रहे हैं। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि ये 127 लोग जिन्हें 9 से 15 महीने जेल में रहना पड़ा, तो इनका क्या दोष था और क्या इनकी जिंदगियों पर कितना फर्क पड़ा है? क्योंकि एक स्टिग्मा लग जाता है और हमने इनकी स्वतंत्रता छीनी है। और यूएपी अपने आप में काफ़ी कड़ा कानून है, जिसमें बेल भी मिलना काफ़ी मुश्किल होती है, जमानत भी मिलना काफ़ी मुश्किल होती है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं और किस तरीके से हम इन्हें कंपनसेट कर सकते हैं और इनकी जो मानव अधिकार है और भविष्य में भी इस तरीके के मानव अधिकारों का हनन ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस आर्टिकल में बात की गई है और उदाहरण दिए गए हैं कि कब कब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे न्यायपालिका ने इंटरवेंशन करा है। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन माना जाता है इस तरीके की घटनाओं को कि सरकार जो है एक हीन भावना से यहाँ पर जो भी केस है उसे चलाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कस्तूरी लाल जैन केस में 1965 में कहा है कि भारत में कॉलोनियल लेगेसी ऑफ क्राउन इम्यूनिटी कंटिन्यू टू अप्लाई इन इंडिया। भारत में औपनिवेशिक काल में जो एक कॉलोनियल इम्यूनिटी मिलती थी क्राउन को कि राजा कुछ गलत नहीं कर सकता है, जनरल गवर्नर या उनके लिए उनके बिहाफ में जो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स वो कुछ गलत नहीं कर सकते हैं, और अगर उनसे कुछ गलती हो भी जाती है तो यहाँ पर उन्हें सजा नहीं होगी। तो ये बड़ी ही एक दुख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि अभी भी ये चीज़ कंटिन्यूट है, हमारे समाज में, हमारे देश में देखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में भीम सिंह केस में कहा द मिस्चीफ और मैलिस एंड द इन्वेशन में नॉट बी वॉश्ड अवे बाय his being set free and constitutional court have jurisdiction to compensate the victim। तो इस केस में अगर हम देखें 127 लोगों को जहां गिरफ्तार किया गया था, इन्हें छोड़ दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपने एक हीन भावना से एक मैलिशियस प्रोसिक्यूशन चलाया था उसको आपने रेक्टिफाई कर दिया और आपने सारे आपके पाप धो दिए। यहाँ पर जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, मतलब जो हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट से, इन्हें यहाँ पर जवाबदेही लेने की आवश्यकता है कि किस तरीके से जिन लोगों पे अत्याचार हुआ है, जिनके मानव अधिकार की, जिनकी स्वतंत्रता को हनन किया गया है, उनको किस तरीके से कॉम्पनसेट किया जा सके। उसके अलावा नीलावती बेहरा सुप्रीम कोर्ट का केस है 1993 का। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी हैज नो एप्लीकेशन इन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम अंडर सेक्शन 32 एंड 226।
तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कड़े शब्दों में बताया है कि ब्रिटिश लेगेसी, जो ब्रिटिश काल में या राजतंत्र में हम चीज़ें देखते आए थे कि यहाँ पर राजा या उनके जो कर्मचारी है ये इम्यून रहेंगे किसी भी तरीके के प्रोसिक्यूशन से, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है 32 और 226 के अंतर्गत गवर्नमेंट पे भी एक्शन लिया जा सकता है। उसके अलावा बिल्किस याकूब 2020 का काफ़ी रिसेंट केस है। तो यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट को 50 लाख का एक कॉम्पनसेशन देने की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ऑर्डर दिया है। उसके अलावा अगर अदर विक्टिम्स ऑफ यूएपीए देखें, जिनको यूएपीए के चलते हुए जिनको सजा भोगनी पड़ी है बिना किसी कारण के, तो उसमें मोहम्मद इरफान गौस और इलियास मोहम्मद अकबर का केस है, जो 6 महीने जेल पे रहे। एनआईए के द्वारा इन्हें मुंबई में अरेस्ट किया गया था। वही मोहम्मद हबीब त्रिपुरा को भी यहाँ पर डिस्चार्ज कर दिया गया एनआईए कोर्ट में। इन्हें 4 साल इन्हें बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया था और 4 साल इन्हें जेल में रहना पड़ा था। उसके अलावा बशीर अहमद बाबा कश्मीर का ये केस है, जहाँ पर 11 साल इनको बड़ौदा के जेल में गुजारने पड़े थे। अखिल गोगोई असम का ये केस है, यहाँ पर एनआईए कोर्ट ने 1.5 साल बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। वही स्टैन स्वामी का रिसेंटली केस है, फादर स्टैन स्वामी का, जहाँ पर इन्हें बेल मिलने के पहले ही इनके स्वास्थ्य कारणों से इनकी मृत्यु हो गई जेल में ही। उसके अलावा आसिफ इकबाल, देवंगा कलीटा और नताशा नरवाल, ये 3 एक्टिविस्ट का केस हमने पिछले हमारे TNS में भी डिस्कस किया गया है। फाइनली यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इन्हें बेल प्रदान कर दी गई। तो अगर देखा जाए तो केवल 2% केस ऐसे हैं जहां पर कन्विक्शन होता है। मतलब अगर आपने 100 लोगों को यूएपीए में अरेस्ट किया है तो केवल 2 लोगों को ही सजा होती है, मतलब 98 यहाँ पर निर्दोष साबित होते। तो इस कानून का उपयोग काफी समझदारी से करने की आवश्यकता है, क्योंकि समय के साथ में हमें बदलने की आवश्यकता है। हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं जहां पर लोगों के अधिकार जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।